हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज करने जा रहे हैं चैप्टर 6 के इकाई 2 के पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग सीखे जानेंगे सुखाड़ तथा इसके प्रबंध। इसके पहले हम लोग सीखे पार्ट 1 में बाढ़ तथा उसके प्रबंध। तो हम जानते हैं सुखाड़ और उसके प्रबंध के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्षा के भारी कमी के कारण किसकी उत्पत्ति हो जाती है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे आम लोगों के सामने 3 बड़ी समस्या होती है। इसी से आम लोगों के सामने 3 बड़ी समस्या होती है। पहला, फसल न लगने से खाद्यान्न की कमी। पहला कैसा? फसल ना लगने से किसकी कमी? खाद्यान्न की कमी। दूसरा, पेयजल की कमी हो जाती है। तीसरा, मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाता है। बोल सर, पानी नहीं रहेगा तो हम तो समझ सकते फसल ना लग पाएगा, ये मानते हैं। पेयजल की भी कमी होगा, लेकिन मवेशियों के चरने की कमी कैसे हो जाएगा? जैसे हम कहें कि ये क्या है, फील्ड है, क्या कह सकते हैं इसको, मैदान है। अब मैदान में क्या चाहिए? पानी, सुखाड़ आ गया, पानी पड़ा नहीं, तो क्या मैदान में घास जलम उत्पन्न हो पाएंगे? तो नहीं उत्पन्न हो जा पाएंगे। तो उत्पन्न नहीं हो पाएंगे तो क्या चाहिए? मवेशी जो चरेंगे, जो घास चरेंगे, क्या चर पाएंगे? नहीं, यानी कि इसकी भी कमी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। खाद्य पदार्थ के लिए मूल्य में भारी वृद्धि और लूट मार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। भूखमरी के में से मरने वाले की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और यही कारण है भूखमरी से मरने वाली संख्याओं में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। कौन वाली डिबिया, ग्रीन वाली डिबिया। यद्यपि भारत सरकार द्वारा सभी नदियों के जोड़ने की योजना के द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में के नदियां के अतिरिक्त जल को वैसे क्षेत्र में पहुंचाने की योजना है जो सामान्यतः सूखाग्रस्त होते हैं, लेकिन कई कारणों से अभी तक इस योजना के कार्ययुक्त स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस प्रकार की योजना को विरोध भी किया है। कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नदियों के अतिरिक्त जल को वैसे क्षेत्र में पहुंचाना जहां पर सूखाग्रस्त है, वहां के नदियों को मोड़ के ले जाया जाए, लेकिन पर्यावरण के विशेषज्ञ ने ऐसा अनुमति नहीं दिया। इसका विरोध किया है कि ऐसे करने से प्रकृति के हम लोग खिलाफ जाएंगे, जिससे और भी आपदाएं आने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत में सुखाड़ क्षेत्र। किसमें सुखाड़ क्षेत्र? भारत में जानते हैं सुखाड़ क्षेत्र को, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में कौन कौन से बाढ़ क्षेत्र हैं, और आज पढ़ेंगे हम लोग भारत में कौन कौन से क्षेत्र को सुखाड़ होते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा देश में ऐसे 77 जिले की पहचान की है जहां समानता लगभग प्रति वर्ष सूखे की संभावना रहती है। भारत सरकार ने ऐसे ही सर्वे किया, और सर्वे में पता चला कि 77 ऐसे जिले हैं जहां पे हमेशा लगातार क्या होते रहते हैं? सुखाड़ आते रहते हैं। ये जिले मुख्यतः हैं, ये जिले मुख्य हैं। कौन कौन से जिले, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं? जिले राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये सारे जिले कौन कौन से राज्य में अवस्थित हैं? तो राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ये जिले अवस्थित हैं। भारत में सुखाड़ और दुर्भिक्ष के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष 19वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी? 19वीं शताब्दी में 1877 और 1899 का वर्ष है। अगर देखा जाए 19वीं शताब्दी में देखा जाए तो 1877 और 1899 के वर्ष में है, जब भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 20वीं शताब्दी में 1918 से 1966 और 1987 ईस्वी में भयंकर सुखाड़ हुआ। जब 1900 देखा जा गया तो 19वीं शताब्दी में कितना आया? 3 सुखाड़। 1918 में आया, 1966 में, 1987 में, और 19वीं शताब्दी के अंत में ये 20वीं शताब्दी में था। और 19वीं शताब्दी में कितने बार आए सुखाड़? 2 बार से सुखाड़ आए। तो देखा गया 19वीं शताब्दी के अपेक्षा 20वीं शताब्दी में सुखाड़ की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। उसी प्रकार 21वीं शताब्दी में सुखाड़ की मात्रा बढ़ जाएगा, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। सुखाड़ प्रबंधन। कौन प्रबंधन? सुखाड़ प्रबंधन। सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक है। देखा जाए सुखाड़ की योजनाओं के लिए 2 योजनाओं की आवश्यकता है। ए है दीर्घकालीन और लघुकालीन योजनाएं। ये कैसी योजनाएं हैं? 2 योजनाएं। पहला योजना क्या है? दीर्घकालीन, और दूसरा कुछ है लघुकालीन। दीर्घ मतलब कुछ लंबे समय का, लघु क्या छोटे समय के लिए। दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत नहर, तालाब,
कुआं, पाइप, आहर के विकास की जरूरत है। दीर्घ यानी कि लंबे समय के लिए हम सुखाड़ को रोकना चाहते हैं, इसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है? अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं, पाइन और आहर के विकास के लिए ज़रूरत है। नहर के माध्यम से जलाशय से जल लाया जा सकता है। नहर के माध्यम से देखा जाए तो जलाशय से भी क्या लाया जा सकता है? जल लाया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा में नहरों का जाल बिछाकर ही सुखाड़ की समस्याओं का अस्थायी समाधान किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो नहरों और जलाशय के बिछाकर क्या किया जा सकता है? सुखाड़ की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बोल सर छूट गई हमकी क्या? बलहरी वाली डिबिया। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर आप जानते होंगे ना तो सिंचाई के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लगभग कितना परसेंट? 16% भूभाग पर क्या चीज़ की सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूरे भूभाग का, भारत के पूरे भूभाग का हो जाता है 16%, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर हो जाते हैं सुखाड़। बिहार में भी कोसी कमांड क्षेत्र, गंडक कमांड क्षेत्र तथा चांदन, किऊल, बरुआ कमांड क्षेत्र सुखाड़ के समय नहर प्रबंध के द्वारा प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास किया गया है। खैर ये सारे क्षेत्र में क्या जी किया गया? सुखाड़ जो इलाके में आते हैं उस इलाके में नहर परियोजनाओं के द्वारा नहर से पानी ले जाकर नदियों का पानी मोड़ दिया गया है। नहर से बना के जहाँ पर सुखाड़ की आपूर्ति को कम किया जा सकती है, सुखाड़ को में से बचा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या किया जाता है? पानी पहुँचाया जाता है। पानी पहुँचाने से क्या होता है? उसमें सुखाड़ को उत्पन्न जो मात्रा होता है जो कम जाता है, यानी कि खेती होने लगता है, जो चारागाह का मैदान उत्पन्न हो जाता है, पीने लगी पानी हो जाता है, वो सर क्या नदी वाला पानी पीने जाता है? उसे को फिल्टर करके वही जमे भूमिगत जल बनाकर उसे पिया जाता है। तालाब नहरों का मूल उद्देश्य वर्षा जल का संग्रह है। अगर देखा जाए तो तालाब बनाने के मूल उद्देश्य क्या है? वर्षा जल को संग्रह, यानी कि वर्षा पड़ेगा वर्षा जल और क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा वह जल। पुनः यदि नहर अतिरिक्त जल देता है तो उसे तालाब में रखा जा सकता है। और नहर क्या ज़्यादा जल देता है तो नहर को भी मोड़ कर तालाब में मिला दीजिए तो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा जल। कुएं के निर्माण से भूमिगत जल का उपयोग होता है। कुओं के विकास से बहुत हद तक पेयजल की समस्या का समाधान हो जाता है। देखा जाए तो कुओं के विकास के बाद भी बहुत हद तक पेयजल की समस्याओं का क्या हो जाता है? निदान हो जाता है। वर्तमान समय में बोरिंग और ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत जल के दोहन में तीव्र वृद्धि होती है। अगर देखा जाए वर्तमान समय में देखा जाए तो बोरिंग के लिए ट्यूबवेल के माध्यम से भी भूमिगत दोहन की तीव्रता बढ़ जाती है। इससे पारिस्थितिक संकट भी उत्पन्न हो जाता है। इससे कौन संकट उत्पन्न हो जाता है? पारिस्थितिक संकट। भूमिगत जल स्तर में हो रही गिरावट की एक चिंता का विषय है। देखा जाए तो भूमिगत जल के स्तर में हो रही गिरावट क्या चाहिए? एक चिंता का विषय है। यह पारिस्थितिक असंतुलित को भी जन्म देता है। किसको असंतुलित को देता है? पारिस्थितिक तंत्र के जो संतुलन है बनाए उस संतुलन को भी बिगाड़ने का काम करता है भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या है? अब पहले हम समझते हैं कि सर भूमिगत जल तो बोल रहे हैं, पहले तो भूमिगत जल समझ में नहीं आ रहा, तो इसको समझाने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग पहले समझते हैं भूमिगत जल क्या है, जिसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जहाँ खड़े हैं उसके नीचे स्वच्छ जल का विशाल भंडार हो सकता है? जहाँ आप खड़े हैं अभी भी वर्तमान समय में जहाँ उसके नीचे भूमि के नीचे अगर देखा जाए तो विशाल जल भंडार हो, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जल का क्या इकट्ठा हो। वर्षा का जल धीरे धीरे सतह के नीचे जाकर भूमिगत जल का रूप ले चुका है। और देखा जाए तो वर्षा का जल जो है जो धीरे धीरे भूमिगत जल का रूप ले चुका है। सर वर्षा का जल भूमिगत जल का रूप कैसे ले चुका है, जिसके बारे में हमको समझाइए। हम कि मान लीजिए इसकी फील्ड है, यहाँ पर बारिश पड़ा, बारिश टिप टिप बरसा पानी बरसा, यानी पूर्ण रूप से पानी भर गया। यहाँ पर जब पूर्ण रूप से पानी भर गया तो यहाँ पर क्या होगा? पानी जब यहाँ पर भरा तो पानी भरने से क्या होगा? अभी धीरे धीरे पानी देखते होंगे, कल बारिश हुआ, पानी खेत में भर गया जमीन पर, और कल होकर देखे पानी गायब हो गया। तो पानी गया कहाँ? ये नीचे धीरे धीरे नीचे सोख लिया, इसको जमीन के अंदर चला गया, क्योंकि जमीन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं मिट्टी में, जो नीचे चला गया। वही जल वर्षा का जल कौन जल के रूप में आ गया? भूमि के अंदर चला गया, इसलिए इसका नाम क्या कौन गया? भूमि के अंदर गया जल। तो क्या नाम पड़ गया इसको? भूमिगत जल कहा जाने लगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कौन जल? भूमिगत जल।
कह रहा कुएं और बोरिंग के माध्यम से तथा ऊर्जा चालित मशीनों के मदद से इस जल के दोहन में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। अगर देखा जाए तो बोरिंग के जल के माध्यम से, कुएं के माध्यम से, बोरिंग के जल के माध्यम से, ऊर्जा चालित मशीनों के माध्यम से जल का दोहन हो रहा है। बोल दोहन मतलब कुछ ऐसा, हम पानी को नीचे से ऊपर निकालना, जमीन के अंतर्गत भूमिगत जल को बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, दोहन कहेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं मोटर लगा लेते हैं, चापाकल धंसा लेते हैं, बड़े बड़े मोटर बोरवेल लगाया जा रहा है, कुएं के से तालाब से खन के निकाला जा सकता है। तो कह सकते हैं भूमिगत जल का दोहन बहुत अधिक तेजी तीव्र से हो रहा है। इससे न केवल भूमिगत जल स्तर में गिरावट प्रारंभ हो गई है, वरन पारिस्थितिक असंतुलित की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है। यही कारण है कि इसके न केवल भूमिगत जल स्तर में गिरावट प्रारंभ हो गई है, वरन पारिस्थितिक असंतुलन के भी समस्या का भी क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। असंतुलन में बिगड़ते जा रहा है, पृथ्वी का जो संतुलन है उसको बिगड़ते जा रहा है। बोल कैसे बिगड़ते जा रहा है सर, जिसके बारे में हमको समझाइए। हम लोग समझते हैं, आगे पढ़ेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका असंतुलित होते जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र का। नहर, पाइप और आहर मानव निर्मित जल प्रवाह के मार्ग है। नहर बनता है, पाइप द्वारा बिछाया जाता है। आहरा, आहरा सुने होंगे खेत में, गांव घर में आप अगर होंगे कहीं तो एक खंधा का नाम होता है, उस खंधा को आहरा कहा जाता है, जो ऊंचे क्षेत्र पर होता है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है अधिक मात्रा में। इस मार्गों की मदद से एवं भूमिगत जल का उपयोग मूलतः कृषि कार्यों एवं पेयजल के लिए होता है। अगर देखा जाए इनके मार्गों के मदद से एवं भूमिगत जल का उपयोग मूलतः कृषि कार्यों के पेयजल के लिए होता है। नहर लंबी दूरी के मार्ग होते हैं, और नहर देखा जाए तो कौन दूरी के मार्ग होते हैं, लंबी दूरी के मार्ग होते हैं, और यह सीधे जल स्रोत से जुड़ा होता है। और यही जो होते हैं कौन जल स्रोत से जुड़े होते हैं, सीधे जल स्रोत से जुड़े होते हैं। इसमें मुख्यतः जलाशय का जल प्रवाहित होता है, और देखा जाए तो इसमें मुख्यतः जो जलाशय का जल ही प्रवाहित होता है नहर में, सीधे जल के। लेकिन आवश्यकता अनुसार डीजल पंप सेट की मदद से भी सिंचाई हेतु इसमें जल प्रवाहित किया जाता है। और देखा जाए तो आवश्यक अनुसार पड़ता है तो डीजल चलित इंजन का उपयोग किया जाता है, और बहुत सारे इंजनों का उपयोग करके इस जल को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। पाइप और आहर मानव निर्मित जल निकासी के छोटे मार्ग होते हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि कृषक बिना किसी दुरुपयोग के वर्षा जल एवं भूमिगत जल का उपयोग करना चाहता है। अगर देखा जाए तो कृषक जो है किसी बिना दुरुपयोग के वर्षा जल का एवं भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। कोई भी ज़रूरत रहे, कम भी रहे, ज़्यादा भी रहे, उसके बावजूद भी कृषक जो है, जो खेती करने वाले कोई भी जल हो, या तो वर्षा जल का भी उपयोग कर लेते हैं, या तो पीने वाले अच्छे जल को भी सिंचाई के रूप में उत्पन्न कर लेते हैं या प्रयोग में ले आते हैं। ड्रिप सिंचाई एवं छिड़काव सिंचाई के द्वारा भी भूमिगत जल का उपयोग परिस्थितिक के अनुरूप किया जाता है। अगर देखा जाए तो ड्रिप जल है जो छिड़काव होता है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो सिर्फ पेड़ को ऊपर वाले सतह पर 2 ही 3 इंच पानी जाएगा, जहाँ तक पौधे के जड़ तक पानी पहुंच पाए, इस तरीके से सिस्टम बनाया जा सकता। आप चाहें तो देख सकते हैं, सर्च मार्केट ड्रिपिंग सिस्टम का और छिड़काव सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। स्वच्छ जल की कमी संपूर्ण संसार के लिए एक गंभीर चुनौती है। देखा जाए तो स्वच्छ जल की जो कमी है तो संपूर्ण जीवन में एक गंभीर चुनौती है, कह सकते गंभीर समस्या है। बिना सुखाड़ की स्थिति में भी भूमिगत जल स्तर का गिरावट सबों के लिए चिंता का विषय हो गया है। और सुखाड़ क्षेत्र के स्थिति के बावजूद भी सुखाड़ नहीं आता है, वहाँ भी देखा जाए तो भूमिगत जल का स्थिति बहुत ही खराब होते जा रहा है दिनों ब दिन। इसकी गंभीरता से को ही देखते हुए वर्षा जल संग्रह तथा वाटर शेड मैनेजमेंट जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई है। अगर देखे जाए तो इस सारे चीज़ की गंभीरता को देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को वाटर जल शेड मैनेजमेंट की योजना प्रारंभ किया गया है, जिससे किस तरीके से वर्षा जल को या किसी प्रकार के जल को इकट्ठा किया जाए और उसको फिर उपयोग में लाया जाए किसी न किसी तरीके के माध्यम से। इन दोनों ही योजनाओं को मूल उद्देश्य वर्षा जल का संग्रह कर उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाना है। और देखा जाए तो इन दोनों योजनाओं को मूल उद्देश्य एक ही है कि वर्षा जल या संग्रह जल को अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। कम से कम ना, अधिक से सिंचाई जैसे सिंचाई करते हैं तो अधिक से अधिक नहीं है, कम से कम होता है। वो सर अधिक से अधिक क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हम वर्षा जल लाए और नहाने
किसी प्रकार से हम जल निकालें जो घर में है, जो पेयजल भूमिगत जल के बात ले लेते हैं। बाथरूम में स्नान किए तो क्या होता है, पानी नली में बह जाता है। वो चाहे तो वही स्नान किए हुए पानी को हम कहाँ खेत में ले जाकर सिंचाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये दो प्रकार के यहाँ पर यूज हो गया इसका। एगो तो हम स्नान भी कर लिए, घर में कपड़ा धो लिए, जो भी करना था कर लिए, और वही पानी कहाँ चला गया, खेत में चला गया, जिससे खेत का सिंचाई भी हो गया। तो इस प्रकार से दो प्रकार से हो गया। उसी प्रकार से और अनेकों चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनेक तरह से आप समझ चुके होंगे, या समझने का प्रयास भी कीजिए कि आप एक ही चीज़ को किस तरीके से, जैसे धोने सब्जी धोएं, खाना बना, वो वाला पानी को हम लोग और दूसरी चीज़ में यूज कर सकते हैं। वर्षा जल है, वर्षा जल को भूमिगत जल के रूप में टैंक बना के जमा कर लिए वर्षा में, और आने वाला समय में उसको सिंचाई के रूप में प्रयोग किए। आप चाहें तो कपड़ा धोने के रूप में प्रयोग सकते हैं उस जल को, आप चाहें तो उस जल को गाड़ी धोने में और किसी प्रकार के घर के साफ सफाई करने में प्रयोग किया जा सकता है। वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए तथा मृदा क्षरण को कम करने के लिए एवं घास और वन लगाने हेतु कई योजना बनाई गई है। अगर देखा जाए तो वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए तथा मृदा क्षरण को कम करने के लिए एवं घास और वन लगाने हेतु कई योजनाओं को बनाई गई है। इस दिशा में स्वयं सेविक संस्था और पंचायतों की सहायता ली जा रही है। यही कारण है कि इस सभी सेविक संस्था और पंचायत की संस्थाओं को इसमें उपयोग में लाया जा रहा है। स्वयं सेविक मतलब कुछ, आप भी अपना एक NGO बना कर, नन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना के क्या कर सकते हैं, आप वर्षा जल को संरक्षित कर सकते हैं, या जाके इसके बारे में बता सकते हैं गांव-गांव। आप अगर चाहते हैं उतने पैसे आपके पास है तो उसके लिए पहले आप पढ़िए, आप पढ़ कर मेहनत कीजिए, मेहनत करके कुछ बन के दिखाए, जिससे आने वाले समय में आप अच्छे कुछ कदम उठा सकें। राजस्थान जैसी राज्य में छोटे स्तर पर जल संग्रह हेतु 50 हेक्टेयर तक के वाटर शेड क्षेत्र की पहचान की गई है। देखा जाए तो राजस्थान जैसे राज्य में छोटे स्तर पर जल संग्रह हेतु 50 हेक्टेयर तक के वाटर शेड को क्या किया गया, पहचान किया गया कि किस तरीके से 50 जगह पर वाटर शेड का स्थापना किया जा सकता है। वर्षा जल के संग्रह, अब देखते हैं वर्षा जल के संग्रह को हम किस तरीके से संग्रह कर सकते हैं, कैसे उपयोग में ला सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। बच्चों, क्या तुमने किसी मकान के नीचे एक बड़े पानी टंकी में पाइप द्वारा वर्षा के जल को संग्रह करते देखे हैं? मकान के छत पर वर्षा का जल यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। देखे होंगे आप लोग, जब मकान छत बना होगा, छत वर्षा जलता है तो पाइप के माध्यम से नीचे गिराया जाता है और वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। आप चाहें तो उसे ड्रिपिंग सिस्टम, नीचे गड्ढा करके पक्का करके नीचे गड्ढा करके टंकी नियन बना के आप वो पानी को उसमें छोड़ दीजिए, और उसके बाद उस वर्षा खत्म होगा तो पर भी पानी इकट्ठा रहेगा। चाहे तो उसको सिंचाई के रूप में, गाड़ी धोने के रूप में और घर के अनेक साफ सफाई के रूप में पानी को उपयोग में ला सकते हैं। ये बड़ी ही स्वच्छ होते हैं, ये जल वर्षा जल होते हैं बहुत स्वच्छ होते हैं, इसलिए पाइप द्वारा किसी टंकी में इस जल को संग्रह किया जा सकता है। अभी हम आपको बता रहे थे कि किसी भी टंकी में आप इसको जल को संग्रह कर सकते हैं और संग्रह किया जा सकता है। और फिर नल द्वारा मकान के लोग इस जल के पीने हेतु करते हैं। इतना ही नहीं, इससे गार्डन बगीचे की सिंचाई भी संभव होती है। भारत के कई राज्यों में इसका संग्रह कुंड या तालाब बनाकर किया जाता है। भारत में कई राज्यों में इसका संग्रह किया जाता है, कुंड और तालाब बनाकर किया जाता है। अभी इसके बारे में हम क्या किए, समझाएं। इससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है तथा मवेशियों और पौधे को भी जल मिलता है। वर्षा जल संग्रह तकनीक सुखाड़ के दिनों में वरदान साबित हो रहा है। और देखा जाए तो वर्षा जल है जो सुखाड़ के समय में क्या होता है, एक वरदान साबित हो रहा है। हल्की वर्षा होने पर भी यह लोगों के लिए, हल्की वर्षा होने के बावजूद भी यह लोगों के लिए क्या चीज़ है, जीवनदायक का काम कर रहा है। कम भी वर्षा होगा तो ये लोगों को जीवन देने का एक काम कर रहा है, इस तरीक़ा से कार्य कर रहा है। सुखाड़ और कम वर्षा के क्षेत्र में ड्रिप और छिड़काव सिंचाई के माध्यम से न सिर्फ जल का सही उपयोग होता है, वरन कम जल के उपयोग से उत्पन्न होने वाले फसलों को भी सुखाड़ के दिनों में लगातार जा सकता है। देखा जाए तो ये सुखाड़ में कम, वर्षा के कम भी होगा, ड्रिप सिस्टम के साथ साथ इसे और दिनों तक क्या चीज़ किया सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे फसल में फल फूल और सब्जी तथा दलहन की कृषि विशेष रूप से की जा सकती है। और ऐसे वर्षा जल के उपयोग में फल फूल और कृषि दलहन की खेती की जा सकती है।
भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा बल वाले क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत इस प्रकार की सिंचाई योजना को पर्याप्त महत्व दिया जा सकता है। और देखा जाए तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा बल वाले क्षेत्र में विकास योजनाओं को अंतर्गत इस प्रकार से सिंचाई योजनाओं को पर्याप्त महत्व दिया जा सकता है। सूखे की स्थिति में इसका उपयोग वैसे क्षेत्र में किया जा सकता है जहां औसतन वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ऐसे क्षेत्र में उपयोग में इसमें लाया जा सकता है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, अधिक होता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में ड्रिप और छिड़काव सिंचाई योजना को ग्रामीण विकास योजना का अंग बना लिया जाता है। और देखा जाए तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसे योजनाओं को एक रूप से ड्रिप और छिड़काव सिस्टम की योजना के अंतर्गत अपना लिया जाता है। राजस्थान में किसानों के विशेष आर्थिक मदद भी दी जाती है। अब क्या होता है, जो किसान को यहाँ पर राजस्थान में नहीं होता, किसानों को ये बनाने के लिए आर्थिक मदद दिया जाता है। जिस प्रकार से बिहार में देखते होंगे बाथरूम बनाने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दिया गया, पैसा दिया गया था, उसी प्रकार से राजस्थान में भी क्या चीज़ दिया जाता है, आर्थिक मदद किया जाता है ड्रिप सिस्टम बनाने के लिए, वर्षा जल को संगठित करने के लिए। यह अति आवश्यक है कि स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से किसानों की इन सिंचाई योजनाओं को परिचित कराया जाया। और यह अच्छा बात है जो स्वयंसेवी यानी कि प्राइवेट के द्वारा भी इस योजनाओं को लाभ उठाने के एनजीओ के द्वारा इस योजनाओं के बारे में बताया जाता है और किस तरीके से इसको उपयोग में संरक्षित किया जाता है, जिसके बारे में भी जानकारी दिया जाता है। उन्हें इन बातों का प्रशिक्षण देना आवश्यक है कि किस प्रकार वर्षा की अनिश्चितता में वे ऐसे फसलों को लगाएं जो कम लागत वाली सिंचाई साधनों की मदद से अधिक आर्थिक लाभ दे सकें। इन्हें ये भी बताया जाता है कि ऐसे फसलों को बोया जाए जो सिंचाई कम हो और लाभ ज़्यादा दे, यानी उपज ज़्यादा हो, जिससे आर्थिक लाभ भी ज़्यादा हो सके। दोस्तों, ये पार्ट 2 था जो कि ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इससे नीचे दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप क्या कर सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। का 1 का 2 का और 3 4 5 6 और इधर प्रश्न संख्या 7 और 8 है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पंडित टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।